इस क्लास में वीकली टेस्ट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये गाइडेंस बैच का सेकंड मंथ अभी चल रहा है, सेकंड मंथ आपका चल रहा है, क्लियर। और प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट होता है। जो भी उस वीक में हम चीज़ें कराते हैं उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तीसरा टेस्ट था हमारा जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 1 फरवरी से आपका थर्ड मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 तारीख से आप थर्ड मंथ में एडमिशन लेना स्टार्ट कर सकते हो, क्लियर। मतलब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और हर बार की तरह जैसे पिछले बैच में हमने डिस्काउंट दिया था आपको 1 तारीख को, इस बार भी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा और इसकी इंफॉर्मेशन आपको 30 या 31 जनवरी में बता दी जाएगी कि कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हैं, क्लियर। दूसरी चीज़, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नए होंगे जिन्होंने पहला और दूसरा मंथ का बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते तो उनको भी हम स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। अगर वो ज्वाइन करना चाहते तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9557760685, क्लियर। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ओके। तो अगर दोनों बैच आप एक साथ लोगे, चूंकि वो अब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें सारी की सारी आपको मिल जाएगी, तो इसलिए आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। ये जो तीसरे महीने का बैच है, थर्ड मंथ का जो बैच रहेगा आपका फरवरी में जो चलेगा, इसमें आपको केवल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। बाकी जो 2 ओल्ड बैच हो चुके हैं, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, ओके। तो ये हमारा एक बैच चल रहा है जो कि एसएससी स्टेनो 2024 के लिए बैच हम चला रहे हैं, क्लियर। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, ओके, विद गौरव। यहाँ पर आपको डेमो क्लासेस वगैरह मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ है, ये जो बैच है हमारा मंथली बेसिस पे चल रहा है, मतलब पर मंथ आपको 199 रुपये फीस आपसे ली जाती है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जानकारी बता रहा हूँ, 199 रुपये पर मंथ फीस रहती है और बहुत ही स्पेशल तरीके से आपका बैच चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम इस बैच में नहीं है। बाकी आप देखिए, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, डाउट ग्रुप। 2 ग्रुप है बेसिकली, एक तो डाउट ग्रुप है आपका जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। डाउट ग्रुप टेलीग्राम पर, दोनों ही ग्रुप आपके टेलीग्राम पर है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकता है, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। दूसरा हमारा एक गाइडेंस बैच का ग्रुप है, गाइडेंस, जिसमें केवल वही बच्चे ज्वाइन हैं जो बैच में एडमिशन ले रखे हैं, क्लियर। तो गाइडेंस बैच के नाम से ग्रुप है। तो ये ग्रुप हमने बनाए हुए हैं, इसमें कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अपना डाउट पूछ सकता है, भले ही आप ना पढ़ रहे हो हमसे, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर अपडेट करता रहता हूँ, क्लियर। या टेस्ट वगैरह होते रहते हैं एप्लीकेशन पे, उसके बारे में भी वहीं पर अपडेट कर देता हूँ। अब जैसे आपका एक टेस्ट होने वाला है 31 जनवरी को आपका टेस्ट होगा, जिसको मेगा टेस्ट के नाम से हम जानते हैं, है ना। ये क्या होता है, मंथ के लास्ट में हम इस टेस्ट को लेते हैं। तो ये सेकंड मंथ का मेगा टेस्ट है। फर्स्ट मंथ का हम पीछे दिसंबर में हमने किया था 31 दिसंबर को, और ये सेकंड मंथ का मेगा टेस्ट रहेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। और इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही बता दी जाएगी, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली पूरे महीने में जो चीज़ हमने पढ़ी है उसी में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ओके। इस तरीके से हमारा ये बैच चल रहा है और प्रत्येक संडे को भी टेस्ट रहता है। तो अभी जो आने वाला संडे है उसको टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा 31 तारीख को मेगा टेस्ट होने वाला है, क्लियर। तो ये जानकारी, बेसिक जानकारी इस बैच के बारे में मैंने आपको दे दी है। तो ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे और इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों मंथ का बैच परचेज करना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा।
और इस वाले बैच में अगर एडमिशन लेना है आपको, जो 3rd मंथ का स्टार्ट होगा, तो वो 1 फरवरी से आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको 1 फरवरी को, केवल 1 फरवरी को ही 10% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो सभी बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो भी, और जो नए हैं उनको ये बात ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं आज के वीकली टेस्ट 3 के सॉल्यूशन पर। चलिए, 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट था, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश से थे और 10 क्वेश्चन आपके जीके से, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से। अब देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, और ये आपका टेस्ट था। हाँ ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में आपके 10 क्वेश्चन जीएस के हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग के हैं, फिर लास्ट में इंग्लिश के हम सॉल्व करेंगे। ओके, इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था। और ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, देखिए फर्स्ट मंथ में हम हिस्ट्री कवर कर चुके हैं जीएस में, और सेकंड मंथ में आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो हिस्ट्री और पॉलिटी, जो कि काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं दूसरे 2 महीनों में। और लगभग ग्रामर भी आपकी लगभग कंप्लीट होने वाली है। 1 फरवरी से हम वोकैब स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको रेगुलर वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस दी जाएगी, तो है ना। और बाकी जो आपका सिलेबस है वो फरवरी में हमारा टारगेट रहेगा कंप्लीट करने का। इसी के साथ साथ अगर आप DSSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेनोग्राफर, DSSB या क्लरिकल पोस्ट, तो इन 3 सब्जेक्ट की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, है ना। इन 3 की मैं पूरी आपको जो है श्योरिटी से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। फरवरी के लास्ट तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट है। फिर हम 1 मार्च से प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हमारा बैच ही आगे चलता रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, किस तरह से आपसे पूछे गए थे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, यह आपसे पूछा गया था। तो ये भाग 3 में है, ठीक है। देखिए आर्टिकल्स के बारे में आप जो भाग है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के और आपके आर्टिकल्स है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए भाग 3 में आपके क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर आपसे भाग 2 में पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या है, नागरिकता। और पहले में क्या है आपका, भाग पहले के बारे में पूछा जाए तो इसमें आपको संघ और राज्य क्षेत्र, है ना, यह आपको पता होना चाहिए। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसके राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपके भाग 1 में 1 से लेके 4 तक आर्टिकल्स आते हैं, और कौन सा आर्टिकल किस चीज पर बेस है ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड में नागरिकता है, नागरिकता आपकी 5 से 11 आर्टिकल के में आती है। उसके बाद मौलिक अधिकार की बात करें 3 में, है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, तो ये आ जाएंगे 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपके मौलिक अधिकार होते हैं। फिर भाग 4 की बात करें, है ना, ये जो आपका भाग 4 है, इसमें क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये आ जाएंगे आपके भाग 4 में, है ना। टोटल टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन में भाग है वो 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं। क्लियर, ये चीजें आपको याद रखनी है। और 12 अनुसूचियां हैं, और इनके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक बहुत अच्छे से आपको एक एक आर्टिकल्स की जानकारी होनी चाहिए, है ना। बाकी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसी को याद करना है, और 1 से लेके 51 तक आपको एक एक आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहां पर पूछा गया था, भारत में
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? तो अभी आपको बताया था संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कि भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। उसी में आर्टिकल 3 है जो एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है। क्लियर? यानी इसी के तहत आप नए राज्य का गठन कर सकते हैं भारत के अंदर, मतलब सीमाओं को बदल सकते हैं भारत के अंदर। उसके बाद सीमाओं को बदलकर मतलब नए राज्य का स्थापना कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपका 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? पॉलिटी अभी चल रही तो पॉलिटी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितनी चीजें आपको पॉलिटी में पढ़ाई है उसी में से ही आपके क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करा दिया है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका यहां पर गलत नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है 4th नंबर पे, भारत में है ना, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, यानी ये क्या है? आयरिश है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके, और ऑस्ट्रेलिया से यहां पर देखिए ऑप्शन में है, तो यहां से समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है, तो अनुच्छेद 40 की यहां पर बात चल रही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आंसर हो जाएगा विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। नील विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन देने का मतलब ये होता है कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको रिवीजन करना है। जैसे नील विद्रोह आ गया तो और जो भी विद्रोह है ना, या बंगाल से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, या भी जैसे क्वेश्चन आए थे ये आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल 40 पूछा गया है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां से पूछा है नीति निर्देशक सिद्धांतों में से, तो वो सारे आर्टिकल्स आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। और यहीं पर आपके मौलिक कर्तव्य भी आ जाते हैं अनुच्छेद 51 में, तो वो सब आपको रिवाइज करने हैं, है ना। यहां से आपको जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत से यहाँ पूछा गया है, जैसे ये कि कहां से क्या चीज ली गई है, तो एक बार वो सारी चीजें आप याद कर लोगे जो जो दूसरे देशों से ली गई है ना। या अंतरिम अध्यक्ष की बात चल रही है, संविधान सभा की बात चल रही है, तो संविधान सभा के बारे में सारी चीजें आप रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से आपको यही जो है पर्पस होना चाहिए आपका टेस्ट देने का, कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके आसपास की चीजें आप जरूर पढ़े। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उन्हें मृत्यु तक फांसी पर लटकाया गया? यानी जब उनको फांसी दी गई थी तो 23 वर्ष के वो थे। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपके सामने, कैबिनेट मिशन योजना 1946। सबसे पहली बात, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 को। इसमें आपसे पूछा गया कि मंत्री नहीं थे, तो 3 व्यक्ति आए थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना, ये थे आपके पैथिक लॉरेंस थे, और ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर, ठीक है, ये भी थे। तो ये तीनों व्यक्ति थे, लेकिन लॉर्ड वेवेल यहां पर जो आंसर है वो यहां पर गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर तो ये सही है, लेकिन ये इस मिशन में नहीं थे। ओके,
इस मिशन में नहीं थे। और आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि किसको क्या पद दिया गया था इस मिशन के अंदर। जैसे स्टेफोर्ड क्रिप्स है, तो ये बनाए गए थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे। और पैथिक लॉरेंस की बात करिए तो ये भारत के सचिव बनाए गए थे। और है ना, ये जो इसी ऑप्शन का है, ठीक है, ये वाले जो इधर चले गए। और अलेक्जेंडर की बात करें तो ये नौसेना के मंत्री बनाए गए थे। इस तरीके से आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। टोटल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार वीएन राव को। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी कई बार आया है, एसएससी स्टेनो में। ओके, तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं जीएस के। अब आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, 2 टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए थे। 2 टॉपिक मैंने कराए थे इस वीक में, जो पिछला वीक आपका निकला है, डाइस और कैलेंडर। तो दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे से, वैसे तो पुरानी क्लास मैंने दी थी यहाँ पर, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया था। चलिए, कैसे सोल्व करना है ये आपको बता चुका हूं। कैसे करना है, देखिए, डायरेक्ट आपको अगर डेट दे और उसका दिन पूछिए तो क्या करना है? सबसे पहले डेट लिखेंगे, तो यहां पर होगी 9 तारीख। उसके बाद महीने का कोड लिखना है। जैसे यहां पर ये सबसे पहले देखेंगे कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है या फिर आपका साधारण वर्ष है। तो यहां पर ये साधारण वर्ष है, तो आपका साधारण वर्ष का क्या होता है? 0, 33। जनवरी, फरवरी, मार्च, हमें मार्च का चाहिए तो 3 हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे, मार्च का कोड लिखेंगे। क्लियर? तो डेट हो गई, फिर महीने का हमने लिख लिया। उसके बाद सन कौन सा है ये आप लिखो, तो यानी शताब्दी कोड लिखना होता है। शताब्दी आपकी 2000 है, तो 2000 में आपका कोड क्या होता है? 6, है ना भाई। ये 1200, जैसे मान लो 1200 से स्टार्ट कर रहे हो, या यानी लीप शताब्दी से स्टार्ट करो, 1200 या फिर 2000 से स्टार्ट कर रहे हो, तो शुरू में 6 रहेगा इनका कोड, है ना। यहाँ पर 800 में लिख दूं तो इसका भी 6 रहेगा। 1600 यहाँ पर मैं लिख दूं तो भी 6 रहेगा। तो लीप शताब्दी का कोड 6 होता है। फिर इससे आगे क्या होता है? 4, फिर उससे आगे 2, फिर 0, है ना, क्योंकि हर 400 वर्ष के बाद लीप शताब्दी आपकी आ जाएगी। तो ये 4 ही कोड याद रखनी होते हैं। एक बार दोबारा से क्लास देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो। क्लियर? तो शताब्दी कोड मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं, तो 2 है यहाँ पर, यानी 02। उसके बाद हमें 4 से डिवाइड करके, यानी इसमें कितने लीप वर्ष है वो निकालते हैं। तो यहाँ केवल 2 वर्ष है, तो इनमें कोई भी लीप वर्ष नहीं है, तो 0 हो गया। इतनी बातें आपको लिखनी होती है डायरेक्ट किसी भी डेट का दिन निकालने के लिए। अब यहां से हमें एक काम ये कर सकते हैं कि सबको एक साथ ऐड कर लो, फिर 7 से डिवाइड कर देना, या फिर यहीं पर कट कर दो। जैसे यहां पर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 2 शेष बचेगा। फिर यहां पर 6 और 3 9 हो जाएगा। फिर से यहां पर 7 से करूंगा तो 2 शेष बचेगा और 2 ये बचा, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 6, यानी 6 आपका शेष बचा हुआ है। 6 शेष बचा। 6 अब 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 6 शेष बचा है। जब तक हमें डिवाइड करना होता है जब तक आपका 7 से कम ना आए। ओके, और जो भी शेष बचता है वही क्या होता है? आपका दिन होता है। तो ये जो आपका 6 नंबर पे क्या आता है? शनिवार, यानी सैटरडे। 6 नंबर पे आपका आता है सैटरडे, यानी शनिवार। ओके, संडे होता है 0 पर, संडे, है ना, 0 पर। फिर मंडे 1 पर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इस तरीके से 6ठे नंबर पे आता है आपका सैटरडे। तो इस तरीके से आपका आंसर सैटरडे दिया हुआ है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक बार कोड वगैरह आप रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
चलिए यहां पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 26 नवंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कैलेंडर का सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है, डायरेक्ट कोई भी डेट दी हुई है उसका दिन पूछा जाए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, डेट, तो यहां पर डेट लिखो। उसके बाद आपको महीने का कोड लिखना होता है, जैसे यहां पर नवंबर है तो नवंबर का कोड हमें लिखना है। 12 महीने के कोड मैंने बताए हुए हैं, केवल जनवरी और फरवरी के ही चेंज होते हैं लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में, बाकी सारे महीनों के सेम होते हैं। देखिए नवंबर आपका लास्ट में होता है तो लास्ट का जो कोड होता है वो 035 मैंने आपका बताया था, तो नवंबर आपका आएगा सेकंड लास्ट, तो ये है नवंबर का कोड, तो 3 यहां पर हो जाएगा नवंबर का कोड। डेट का काम हो गया, मंथ का हो गया। अब यहां पर है शताब्दी, तो 1900 है यहां पर 1900, अभी मैंने आपको बताया 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1900 लास्ट में आएगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा ना 1600, फिर 1700, 1800, है ना, फिर 1900, फिर से आपकी लीप शताब्दी आ जाएगी तो फिर इसी के नीचे आप लिखना स्टार्ट करोगे 2000, इस तरीके से आगे आप लिखते रहोगे। और ये जो कोड होता है इसके नीचे 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ 0, है ना, हमेशा 6 ही होगा लीप शताब्दी का। इससे ऊपर भी बढ़ोगे आप, यहाँ पर 800 लिखोगे तब भी इसी के नीचे आएगा, फिर यहाँ पर 900, फिर 1000, फिर 1100, इस तरीके से होता है ना। मतलब ये 4 ही अंक रहेंगे और कितनी भी शताब्दी का आप यहाँ पर कोड निकाल सकते हैं 4 अंक से, क्योंकि हर 4 साल के बाद आपकी 400 वर्ष के बाद शताब्दी क्या होती है, रिपीट होने लगती है, इसीलिए केवल 4 रहेंगे। 6420 हमें निकालना है 1900 का, तो 1900 का 0 है, 0 मैंने यहां पर लिख दिया। फिर लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे तो 94 है। फिर इन 2 डिजिट में देखेंगे कितने लीप वर्ष है, तो 94 में कितने लीप वर्ष है, तो 4 से भाग करके देखो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 23 लीप वर्ष है, तो 23 मैंने लिख दिया। बस इतना ही आपको काम करना है। अलग अलग 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 तिया 21, तो यहां पर 5 बचेगा, 7 तिया 21, यहां पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद 3 हो जाएगा, है ना, 3 को ऐसे लिख लेते हैं, 0, है ना, इसको कट कर देंगे। फिर यहां पर देखेंगे 7 ही का ना 7 और 7 दूनी 14, तो यहां पर 3 शेष बचा। उसके बाद 7 तिया 21, तो यहां पर 2 शेष बचा। अब इनको फिर ऐड करेंगे, 5 और 3 8 और 5 13 हो गया। और फिर 13 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो फिर से 6 शेष बचेगा, और 6 शेष बचने का मतलब है शनिवार यानी सैटरडे। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार कोड वगैरह याद कर लेना, क्लास को रिवाइज कर लेना। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप जो है क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है कि अंतर कैसे निकालना है, बहुत आसान तरीका अंतर निकालने का। एक डेट देकर दूसरी डेट का आपसे दिन पूछा गया है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इनका अंतर निकालना, कि इस डेट से इस डेट के बीच में कितने दिनों का अंतर है। अगर ये आपने निकाल दिया तो फिर आप आसानी से जो है दिन निकाल लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इनके बीच का अंतर निकालना। तो देखिए आपको इस तरह से कैसे भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाए, एक डेट देकर दूसरी डेट का आपसे दिन पूछा गया है, तो चाहे इनके बीच में कितना भी गैप है, आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले वो देखो जिस डेट का आपको दिन दिया हुआ है, तो 31 दिसंबर 2003 का आपको दिन दिया हुआ है। तो सबसे पहला आप काम ये करो कि किस सन का पूछा गया है। देखिए 7 मार्च 2005 का आपका दिन पूछा गया है। तो सबसे पहला आप काम ये करो कि इस सेम डेट पर इस साल का आप दिन निकालो। तो देखिए अगर आप दिसंबर में जाओगे, दिसंबर 2005 यानी 7 या 31 दिसंबर 2005 का निकालोगे तो मार्च से बहुत आगे पहुंच जाओगे आप। तो एक काम करो, एक साल पहले का निकाल लो। तो यहां पर 31 दिसंबर 2004 का मैं यहां पर दिन निकाल लेता हूं। फिर 31 दिसंबर 2004 का आ जाएगा तो फटाफट से हम 7 मार्च 2005 पर पहुंच जाएंगे। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर डेट सेम है, महीना सेम है, केवल और केवल वर्ष में ही डिफरेंट करना है कि वर्ष में कितने का अंतर है। तो यहां पर पूरे पूरे 1 साल का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है।
अब आपको ये देखना होता है जितने भी वर्ष का अंतर हो, चाहे 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, कितने भी साल का अंतर हो, यहां पर अंतर लिखोगे कि कितने वर्ष का अंतर है। दूसरा, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने लीप वर्ष है और कितने सामान्य वर्ष है। तो यहां पर तो एक ही वर्ष है और इसमें क्या देखना है आपको, लीप और सामान्य देखना है। मान लो यहां पर 8 वर्ष का अंतर होता तो इसमें आप लिखते पहले कितने सामान्य वर्ष है और कितने लीप वर्ष है, ऐसे करके अलग अलग आप लिखते। चूंकि यहां पर एक है तो एक में ही हमें देखना है। यहां पर ये क्या है, लीप वर्ष है, 2004 की बात चल रही है। 2004 जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है, लीप वर्ष है। क्लियर? तो ये लीप वर्ष हुआ तो इसमें कितने दिन होंगे, 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है भाई, लीप वर्ष में आपके 2 ऑड डेज होते हैं, विषम दिन होते हैं, और सामान्य वर्ष में आपके 1 विषम दिन होता है। ठीक है, यानी 1 ऑड डेज होता है। आप ऐसे कर सकते हो, 365 को भाग करोगे तो यहां पर 1 ऑड डेज आएगा, और 366 को भाग करोगे 7 से तो 2 ऑड डेज आएंगे। भाई ये आपका सामान्य वर्ष होता है, ये इसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है, यानी ये लीप वर्ष होता है। तो बस इसमें हमें यही तो ध्यान रखना होता है, जहां पर आपका लीप वर्ष हो वहां पर 2 ऑड डेज आते हैं। तो अब क्या करना है, ये 2 विषम दिन आपके निकल के आए तो आप इस वाले दिन में ऐड कर दो, इस डेट का दिन आपका निकल जाएगा। यानी 31 दिसंबर 2004 को आपका क्या हो जाएगा, वेडनेसडे प्लस 2 दिन और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा यहां पर, फ्राइडे। तो अभी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना आया है, अभी हमें 31 दिसंबर 2004 का दिन निकाला है, फ्राइडे आ गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मतलब फास्ट कर जाओगे आप, अभी मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस तरीके से करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें अंतर कैसे करना है। ओके, आसानी से आप निकाल लोगे। तो 31 दिसंबर 2004 तक आपने दिन निकाले जो कि फ्राइडे आ गया। अब यहां पर आगे हमें जाना है 7 मार्च तक। तो यहां पर सबसे पहले जनवरी के दिन निकले कितने हो जाएंगे, 31। फिर फरवरी में जाओगे आप, जिसमें आपके 28 दिन रहेंगे क्योंकि ये आपका सामान्य वर्ष रहेगा 2005। उसके बाद मार्च के कितने दिन हैं, मार्च के आ जाएंगे आपके 7 दिन। तो इन सबको ऐड करो। देखिए 7 से ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 शेष आएगा और यहां पर आ जाएगा आपका 3 शेष। तो 3 शेष आया है। अब क्या करो, इस 3 को यहां पर फ्राइडे में ऐड करो, प्लस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा मंडे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, बस आपको थोड़ी सी अंतर करना है, बस ज्यादा आपको माइंड यूज नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट इस डेट से इस डेट के बीच अंतर करते तो समय आपका ज्यादा लगता और आपको कंफ्यूजन रहता है ना। आप मतलब कंफ्यूजन रहता कि यार इसका अंतर कैसे करना है ना। पहले साल का अंतर करो, फिर महीनों में कैसे अंतर करे, फिर डेट में कैसे अंतर करे। तो यहां पर समय भी आपका ज्यादा लगेगा और कंफ्यूजन भी आपको रहेगा। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया कि पहले सेम डेट का दिन निकालो, उसी साल का या उसके आसपास, जहां भी ये डेट पास में रहे उस वाले साल का निकालो। जैसे यहां पर 31 दिसंबर 2005 का भी मैं निकाल सकता था, लेकिन फिर दिसंबर से मार्च में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता तो और ज्यादा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। जैसे यहां पर हमने केवल 3 महीने का करा, फिर ज्यादा महीने को आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो मैंने क्या किया, 31 दिसंबर 2004 का निकाल लिया, है ना, जो कि इसी के पास में है। 3 महीने का अंतर है, लगभग 2 महीने का अंतर है ना, 2 महीने 7 दिन का अंतर है। तो इसीलिए मैंने 2004 का निकाला। और इसमें क्या होता है, सेम डेट है, सेम महीना है, केवल हमें वर्ष का ही अंतर करना होता है। बस हमें वर्ष में देखना होता है कितने आपके लीप वर्ष है और कितने आपके साधारण वर्ष है। ओके, चलिए बाकी आप क्लास देख लेना, अगर आपको डाउट हो रहा है या फिर डाउट ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया, उसमें आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट। चलिए, तो ये हो जाएगा इसके बारे में भी आपको बताया है, कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होता है, 2015 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये सामान्य टाइप के क्वेश्चन में आ जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब आते हैं डाइस के क्वेश्चन। डाइस के क्वेश्चन,
चलिए डाइस के क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से डाइस, इस ओपन डाइस से आपके कौन कौन से डाइस बनाए जा सकते हैं। तो डाइस वाला आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है कि कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ आपको नहीं दिखाई देगी। तो यहां पर 6 के अपोजिट क्या है, 2 है, 3 के अपोजिट 4 है और 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 2। 6 के अपोजिट क्या है यहां पर, 6 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 4 है और 1 के अपोजिट 5 है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, डाइस में कभी भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई जा सकती। क्लियर। तो अब यहां पर इसी आधार पर आपको ये चेक करना होता है। अब देखेंगे कौन सा डाइस इसमें से बन सकता है, कौन सा नहीं बन पाएगा। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला है, देखिए यहां पर 2 3 5 डाइस ए में आपको 2 3 5 दिखाई दे रहा है। तो क्या इनमें से तीनों संख्या में से एक दूसरे के अपोजिट है क्या, कोई सी संख्या। देखिए 2 6 के अपोजिट है ना, 3 4 के है और 1 5 के, यानी कोई सी भी संख्या आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो ये वाला डाइस आपका बन सकता है। अगला चेक करते हैं। देखिए 4 1 5 में से कोई आपस में इनमें अपोजिट है क्या, एक दूसरे के, बिल्कुल है। 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट संख्या, अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई देती, बट इस डाइस में दिखाई दे रही। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइस इस ओपन डाइस का डाइस कभी भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। 6 2 5, देखिए 6 और 2 आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और यहां पर एक साथ दिख रहे हैं। जबकि हमें पता है कि किन्हीं भी दो अपोजिट सरफेस को एक साथ नहीं देख सकते, यानी ये भी आपका नहीं बन सकता। 6 1 5, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये डाइस भी नहीं बनाया जा सकता। केवल और केवल ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी केवल ए डाइस ही आप इससे बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें आपको बताना था कि 1 के अपोजिट क्या रहेगा, 1 के अपोजिट क्या रहेगा। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, दो डाइस में कंपैरिजन करके। किन्हीं भी दो डाइस में आप कंपैरिजन कर लो और जहां से इजीली आपका आंसर मिल जाए उससे आप सोल्व कर सकते हो। 1 के अपोजिट यहां पर पूछा गया है, जैसे कहीं से भी निकाल सकते हो। पहले वाले डाइस को ले लो, जैसे पहले वाले को अगर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 यहां पर कॉमन है, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। और यहां पर देखोगे दूसरे वाले डाइस में, दूसरे और तीसरे में 1 और 4 कॉमन है, तो 1 और 4 यहां पर कॉमन है, तो यहां पर 5 बचा, यहां पर 2 बचा, यानी 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अब बचा 1, तो 1 के अपोजिट क्या बचा, 3, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, 3 के अपोजिट क्या आएगा। 3 के अपोजिट आपसे पूछा गया है, क्या आएगा। देखिए 3 के अपोजिट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 4 और 2 एक दूसरे, यहां पर 4 और 2 और यहां पर भी 4 और 2, यानी दो डाइस में दो सरफेस कॉमन है, तो बाकी जो तीसरी बची हुई सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो यहां पर आ जाएगा 3 के अपोजिट 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछा गया 6 के अपोजिट। 6 के अपोजिट आपसे पूछा गया था, है ना। 6 के अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है आपकी एक सरफेस क्या है, कॉमन है। देखिए 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, तो जो कॉमन सरफेस है उसको यहां पर आप लिखो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है ना। तो 4 5 2 इस तरह से आप लिखेंगे। सबसे पहले 4 लिखा हमने, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज में क्या है, 5 है, 5 लिखो, फिर क्लॉकवाइज में क्या है, फिर 2 है, फिर 2 लिखो। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, जो भी कॉमन सरफेस है उससे स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है
और इसी क्रम में आपको संख्या यहाँ पर लिखनी है। 4 5 2, 4 5 2 ऐसे लिख दिया। अब जो कॉमन सरफेस है दूसरे डाइस में, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। कॉमन सरफेस को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घूमना है। तो 4 के नीचे 4 लिखो, फिर उसके बाद 3 आया, फिर 1 आया। अब ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो हमें 6 के अपोजिट बताना है। देखिए 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, और 4 के अपोजिट यहां पर देखना है। देखिए 5 नंबर तो ये हो गए, और जो छठा बचा वो यहां पर, ये जो कॉमन है तो यहां पर उसकी जगह ये आएगा जो छठा नंबर दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 6 के अपोजिट 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चलिए इसमें भी आपको बताना था कि कितने डाइस यहां पर बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, जैसे आपको पहला वाला बताया डाइस का। 1 के अपोजिट 3 है, और 2 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 6 है। कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। क्लियर? इसी बेस पर आपको सॉल्व करना है, और यहां पर आप काउंट करके बताएंगे कितने आपके जो है डाइस बन रहे हैं। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में हमने देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टेंस से भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, टेंस से कम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। किस तरह से आपका आंसर है, आंसर वगैरह तो सब दिए हुए हैं। देखिए अलोंग विद ऐसा सब्जेक्ट है ना, अलोंग विद क्या है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं सॉरी। अगर ये दो सब्जेक्ट को जोड़े तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। देखिए यहां पर जो वर्ब दी गई है, ये जो वर्ब है आपकी, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। माई मदर सिंगुलर है, तो यहां पर सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, अलोंग विद हुआ, या फिर विद हुआ, या कोई भी प्रपोजिशन से दो सब्जेक्ट जुड़े हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके भी अगर दो सब्जेक्ट को जोड़े तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री वाज फॉलिंग। देखिए यहां पर वर्ब क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, तो आप वर्ब को सब्जेक्ट को यहां पर आपको मैच करना है। क्या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की गई है क्या नहीं, बस यही आपको चेक करना है। देखिए यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, ऑल द लीव्स, यानी पत्तियों की बात चल रही है पेड़ के, जो कि काउंटेबल है, प्लूरल है। एक मिनट यहां पर, जो कि क्या है, काउंटेबल है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। यहां पर वर्ब का यूज करो, वाज का नहीं। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पर क्या है, देखिए रनर्स ऑन द टीम इज बीइंग। देखिए मैंने क्या बोला, अगर दो सब्जेक्ट या दो ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट बन रहे हैं प्रेपोजिशन से जुड़े, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो इज की जगह यहां पर आर का यूज करो, क्योंकि रनर्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। मॉम एंड डैड एंड मॉम येल्स। देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड किया गया है, यानी ये आपकी सिंगुलर वर्ब है, और यहां पर सब्जेक्ट आपके प्लूरल, डैड एंड मॉम ये प्लूरल है, तो यहां पर येल्स नहीं बल्कि येल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर आर ए बुक्स। देखिए देयर के बाद वर्ब आती है, और ये जो वर्ब होती है वो उसके बाद वाले जो नाउन या सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ए बॉक्स की यहां पर बात चल रही है, तो ए के लिए आप आर नहीं बल्कि इज का यूज करेंगे। ठीक है, इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए ईदर और से यहां पर जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर ए पियोन की बात चल रही है, तो आर नहीं बल्कि इज का यूज होगा। दूसरी चीज, ईदर माई कलीग और ए पियोन यहां पर है। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है, ईदर और से जुड़ा हो, नीदर नॉर हो, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो हो,
जो पहले वाले के बाद जो वर्ड रहेगा, अगर यहां पर नाउन है तो यहां पर भी नाउन होना चाहिए, यहां पर वर्ब है तो यहां पर भी वर्ब होनी चाहिए, यानी जो अगर यहां पर कोई फ्रेज है तो यहां पर भी फ्रेज, यानी जो चीज आप यहां पर कनेक्ट करोगे वो यहां पर भी होनी चाहिए। क्लियर, सेम चीज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगे है, देखिए रामा एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो या दो नाउन जुड़े हो तो पहले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं वर्ब। तो यहां पर रामा सिंगुलर है तो इज का यहां पर यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज हैव नहीं हैज का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है भाई, चाहे दो हो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से जुड़े हो तो जो फर्स्ट वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। क्लियर, तो यहां पर इंट्रोडक्शन की बात चल रही है, मेन जो है इंट्रोडक्शन की बात चल रही है यहां पर इस पूरे सेंटेंस में। ओके, किस चीज का इंट्रोडक्शन, टी का, कॉफी का या अदर बिवरेजेस का। तो यहां पर इंट्रोडक्शन सिंगुलर है तो इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वैसे आप पहचान सकते हैं कि प्रपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, इस तरह से भी आप पहचान सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोज डेवलपर्स हु हैज नहीं हैव का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर डेवलपर्स के अकॉर्डिंग यानी रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर नहीं इज का यूज होगा। मैंने आपको बताया था, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं। देखिए यहां पर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, लेकिन जो आर्टिकल है केवल एक के पहले लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक ही पर्सन है, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल दोनों एक ही है, और जब एक है तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और बाय चांस अलग अलग आर्टिकल का यूज हुआ होता है इन दोनों के पहले तो फिर ये दो पर्सन अलग अलग दो पर्सन होते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पर आर का यूज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर केवल एक के पहले ही आर्टिकल का यूज हुआ है, इसीलिए ये जो दोनों पोस्ट है सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ये एक ही व्यक्ति है। ओके, तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, द एक्ट्रेस सेड इन एन इंटरव्यू दैट शी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट एवरीवन्स expectations, so he has decided to choose roles completely by herself। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे she क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप फर्स्ट फॉर्म में SEIS का यूज करते हैं मेन वर्ब की। तो यहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि गलत है, यहां पर आप यूज करो फाइंड्स। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है ना आपको, तो फाइंड्स का यहां पर यूज करेंगे न कि फाइंड का। इस एरर को ढूंढने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। चलिए आगे है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। देखिए नॉलेज फिर से वही बात, प्रेपोजिशन से आप पकड़ सकते हो कि सब्जेक्ट आपका क्या है, नॉलेज है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर इज का यूज करो, आर का नहीं। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज वेयर साइंटिस्ट एंजॉयज। देखिए साइंटिस्ट क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंजॉयज नहीं एंजॉय का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव एडवाइज्ड दैट ही शुड रीड गांधी, लेनिन एंड कार्ल मार्क्स। देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर नो एरर दिया हुआ है, लेकिन इसमें पहला आंसर होगा ना, आंसर होगा इसका पहला, ऑप्शन नंबर पहला। क्यों होगा, पॉलिटिक्स वैसे तो हम नॉर्मली सिंगुलर सब्जेक्ट का के रूप में यूज करते हैं, लेकिन अगर इसके पहले जैसे हिज पॉलिटिक्स या माई पॉलिटिक्स, योर पॉलिटिक्स,
इस तरह से वर्ड ऐड कर दिया जाए, या योर मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर ये प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर गलत था। ठीक है, नेक्स्ट है इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉज विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। फिर से वही बात, यहाँ पर जो वाज का यूज करो, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका, माई ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, माई ब्रदर इन लॉ, जो कि सिंगुलर है। ओके, प्रेपोजिशन, दो सब्जेक्ट यहाँ पर प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। एवरीबडी अमंग द फ्रेंड्स। देखिए अमंग से पहले भी वही बात है कि जो पहले होगा, अमंग भी क्या आपकी प्रपोजिशन है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करो। तो यहाँ पर वर नहीं वाज का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट है सम एंड सब्सटेंस, ये आप एज ए सिंगुलर काउंट करती हैं इसको ना, ये सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर ही यूज करो वर्ब। एक मिनट, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सिंगुलर यूज होगी, आर नहीं इज का यूज होगा। कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं ऐसे, है ना, कि एंड से जुड़े हो लेकिन फिर भी वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं, है ना, तो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर की जगह इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज दियर अप्स एंड डाउन्स। हैज तो यहाँ पर सही है, जब मेन सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर है, तो बाकी की जो चीजें हैं वो भी तो सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन दियर नहीं बल्कि हिज का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हिज आएगा। ओके, एवरीबडी के लिए हम हिज प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए पजेसिव प्रोनाउन हिज आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस। अब देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कंसेप्ट है कि पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। तो वर्ब के पास में नर्सेस है सब्जेक्ट, यानी प्लूरल है, तो यहां पर प्लूरल वर्ब आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द टेररिस्ट डिड नॉट कन्फेस्ड। पहली बात यह है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मान सकते हैं, सेकंड और थर्ड दोनों ही है, दोनों ही क्या आपकी गलत है। हमेशा डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कन्फेस्ड नहीं बल्कि कन्फेस का यूज करेंगे। कन्फेस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज यहां पर करना है। ओके, डिड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिब्रेटिंग हिज 10 लॉन्ग ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री द एक्टर अनाउंस दैट ही वुड बी डूइंग ए न्यू शो ऑन टेलीविजन विच वुड बी डन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको बता चुका हूं, जो मैंने अभी वर्ब का आपको टॉपिक करा रहा हूं उसमें मैं बता चुका हूं आपको कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में होना चाहिए, और अगर प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए बाकी के जो आपके यहां पर वुड का यूज हुआ है, यहां पर भी वुड का यूज हुआ है। वैसे क्या था यहां पर, इसको हम चेंज करते कि अगर अनाउंस यूज किया गया है ना, यानी ये प्रेजेंट में यूज किया गया है, तो यहां पर विल का यूज होना चाहिए। लेकिन वुड हमें दो जगह दिया हुआ है, एक तो यहां पर भी दिया है, एक यहां पर भी दिया है, इसीलिए हम वुड को चेंज नहीं करेंगे। यानी ये पास्ट की बात चल रही है तो हम इस वर्ब को ही चेंज करेंगे। भाई दो पार्ट में एरर तो कर नहीं सकते, बल्कि इसी वर्ब को चेंज करेंगे। यहां पर अनाउंस की जगह हम करेंगे अनाउंस्ड। क्या यूज करेंगे, अनाउंस्ड। ओके, इस तरह से आपका ये आंसर था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, यानी कोई चीज पास्ट में तो वो सारी की सारी पास्ट में ही होनी चाहिए। पास्ट के साथ फ्यूचर भी हम यूज नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है। कंडीशनल सेंटेंस मैंने पढ़ाया है आपको वर्ब के टॉपिक में,
नेक्स्ट है ऑन मैनी ओकेशंस वी डिड हेल्प्ड द पुअर। देखिए फिर से वही बात, डिड के साथ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहली बात तो देखिए ये हुआ, यहां पर दो तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। एक तो यहां से डिड, अगर मैं हेल्प्ड को हेल्प करता हूं फर्स्ट फॉर्म का यूज करता हूं तो यहां से डिड भी हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर, यानी डिड का यूज आप इंटेरोगेटिव या फिर निगेटिव दो सेंटेंस में करते हैं, जबकि ये पॉजिटिव सेंटेंस आपका, तो पहली बात तो यहां से डिड नहीं आएगा। क्लियर, तो डिड को यहां से हटा देंगे और इस तरीके से आपका, अब यहां पर हेल्प भी यूज कर सकते हैं। हेल्प यूज करोगे तो प्रेजेंट का ये वाक्य बन जाएगा और हेल्प्ड मतलब पास्ट का बन जाएगा, तो यहां पर हेल्प्ड भी हो जाएगा सही। क्लियर, यानी पार्ट बी में ही आपका एरर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 44। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन टैग है ना, ये चैप्टर भी आपको करा दिया गया है। दे नीडंट वरी, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, नीड, जो कि मॉडल का काम कर रही है। तो यहां पर क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, यही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और दे के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, सब्जेक्ट दे ही हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव हो जाएगा आपका क्वेश्चन टैग। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, नन से स्टार्ट है यानी निगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। वाज इट का यूज करेंगे, फूड के अकॉर्डिंग इट का हमने यूज किया है सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर, नेक्स्ट है, तो नन ऑफ के बाद जो यहां पर होता है सब्जेक्ट या नाउन जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता नन ऑफ अस तो यहाँ पर वी बनता है ना, इस तरीके से यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बनता है। सारे कॉन्सेप्ट में आपको करा चुका हूं। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम से यहाँ पर ये सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो एमंट आई, यानी एमंट आई ये नहीं बनेगा। एमंट आई जैसे एमंट वर्ड नहीं यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में, बल्कि इसकी जगह हम आरंट का यूज करेंगे, आरंट आई। नेक्स्ट है somebody has paid the bill for you, इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा। देखिए हैज का यूज किया है और somebody यहां पर सब्जेक्ट है, तो somebody का अगर सब्जेक्ट हो सेंटेंस का तो उसका क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट रहेगा दे रहेगा, और दे के अकॉर्डिंग हैज नहीं फिर हैव का यूज करेंगे, और निगेटिव बनाना है तो हैवंट दे का हम यहां पर यूज करेंगे। सारे पॉइंट आपको बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट है नीदर शी नॉर आई एम गोइंग, नीदर शी नॉर आई एम गोइंग बिल्कुल यहां पर सही है, आई के अकॉर्डिंग एम का यूज हुआ है, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है। नेक्स्ट है सेम रिपीट क्वेश्चन है ना, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है देखिए ये वाला क्वेश्चन, 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। देखिए यहाँ पर क्या है, एक यूनिट की तरह इसको यूज किया जा रहा है, तो यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका यहाँ पर यूज करेंगे, आर का नहीं, कि 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 10 माइल्स एक लंबी दूरी है, तो इसको हमने एक यूनिट की तरह यूज किया है। टू कवर ऑन फुट है ना, पैदल तय करने के लिए, कवर करने के लिए। इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं, और 1 फरवरी को आपको एडमिशन ले लेना है, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस दिन तैयार रहना, बाकी और डिटेल्स में जानकारी आपको 31 जनवरी या फिर 30 जनवरी तक आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी कोई नया स्टूडेंट है जो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में एडमिशन लेना चाहता है तो वो मुझे इस नंबर पे 9557760685 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो। क्लियर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।